सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चे, हम लोग आज का सेशन ऑन करते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दो बॉक्स ऊपर दिए गए हैं और दो सर्किल नीचे दिए गए हैं। आपको इसके बीच का लॉजिक ढूंढना है कि इसके बीच का लॉजिक क्या हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम 13+3 करते हैं तो ऊपर वाला का लॉजिक जोड़ने पर 16 आता है, और यहाँ अगर हम 9 में 7 जोड़ देते हैं तो ये भी वैल्यू हमको 16, यानी ऊपर वाले का जोड़ और नीचे वाले का जोड़ इक्वल आ रहा है। इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले का 22 और +7 कर दें तो 22 + 7 29 मिलेगा, और नीचे हमारे पास 18 + 11 है। 18 + 11 करने पर भी हमें 29 मिलेगा। कॉन्सेप्ट की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है कि सर ऊपर वाले दोनों संख्या का योग और नीचे वाले दोनों संख्या का योग जो है वो इक्वल होना है। तो देखिए, यहाँ कहता है 14 + वाट बराबर कुछ तो आएगा, और यहाँ कहता है 17 + 7। तो 17 और 7 कितने हो गए? तो 24 हो गए, यानी ऊपर भी योग कितना चाहिए? तो 24 चाहिए। ठीक है, तो वाट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो वाट की वैल्यू निकालने के लिए आप 24 में से 14 को माइनस कर दोगे और ये वैल्यू 10 कंसीडर होगा। 10 देख लो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वही है, अगर लॉजिक लग गया तो एक बार में, नहीं लगा तो फिर आप अटेम्प्ट लीजिए, 2 से 3 बार में भी आपके लॉजिक क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान से समझिए। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और कार्यवाही करनी है, यानी कोर्स ऑफ एक्शन लेना। कहता है यदि समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य संकायों में से कोई संख्या, यानी चाहे समाज शास्त्र का वो हो चाहे तो सामाजिक कार्य में हो, किसी भी संख्या में अपने छात्र छात्राओं को अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजता है तो उस विद्यालय को निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। अब देखिए, यहाँ कार्यवाही तो लिख दिया, लेकिन यहाँ एक्चुअल में तो कार्यवाही होगा नहीं, क्योंकि कार्यवाही कोर्स ऑफ एक्शन की हम बात करें तो उसके स्टेटमेंट में हमें प्रॉब्लम दिखना चाहिए। यहाँ स्टेटमेंट में प्रॉब्लम दिखा ही नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कह रहा है, लेकिन एसएससी यहाँ कार्रवाई लिख के काम करवाएगा, आपका माइंड मोड़ देगा। तो स्टेटमेंट साफ सुथरा है कि स्कूल में गए और बोले कि भैया आपके यहाँ से अगर बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आपके स्कूल को हम प्राइज देंगे। ठीक है, लेकिन किस में लेना चाहिए वाद विवाद में? तो समाज शास्त्र में या सामाजिक कार्य में पे आपको वाद विवाद करना है। अगर आपका छात्र या छात्रा पहुंचता है इस प्रतियोगिता में तो विद्यालय को निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा, यानी तय है कि पहुंच भी गया तो पुरस्कार मिल जाएगा। तो इसमें समस्या क्या है? अगर समस्या रहती तो कार्यवाही होती, तो हम लोग इसको कार्यवाही की तरह नहीं देखेंगे, हमारा स्टेटमेंट पूर्ण है तो हम लोग इसको कंक्लूजन की तरह रिएक्ट करेंगे। तो देखिए निष्कर्ष, प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में से एक संकाय अपने छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे। जब स्कूल विद्यालय को पुरस्कृत किया जाएगा कब? जब बच्चे जाएंगे, तो विद्यालय को सुनिश्चित तो करना चाहिए मैनेजमेंट को कि भैया एक एक बच्चे कम से कम भेजो। प्रबंधन को केवल समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य, तो देखिए केवल कह रहा है, याद होगा लॉजिकल रीजनिंग में केवल एकमात्र एक ही रास्ता जैसे शब्द वर्जित होते हैं, तो ये यहीं पे गलत हो गया तो 2 नंबर पूरा का पूरा गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य संकाय के प्रतिभागियों को अन्य अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों अनुसरण करने को रेडी है, तो आप ढूंढ लो 1 और 3 किस में दिख रहा है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है बच्चे, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी को कर लेना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए कहता है सर 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और ऑड में नॉट निकालना है। गोरैया, कौवा, चील और एमू। इसमें से गोरैया यानी स्पैरो, क्रो और ईगल, ये आपको सब आसमान में दिख जाएंगे,
लेकिन एमू एक वर्ड है, लेकिन ऐसा चिड़िया है जो आपका शुतुरमुर्ग के टाइप का होता है और ये उड़ नहीं सकता है। तो हम लोग एमयू को लगा सकते हैं कि सर यही जो है ना वो अदर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब क्या है, तो गौरैया की बात करें या कौवा की बात करें या चील की बात करें, ये सभी उड़ सकते हैं, लेकिन एमयू जो है वो उड़ नहीं सकता है। तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए, एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट रैंक दी गई है। 40 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में जतिन ने 15वां स्थान ऊपर से प्राप्त किया और उसी सूची में मनोज से नीचे 8 खिलाड़ी थे, तो मनोज 9वां खिलाड़ी है। तो 15 खिलाड़ी इधर मिल गया, 9 खिलाड़ी इधर मिल गया, यानी 15 9 24 खिलाड़ी मिल गए मनोज और जतिन को मिलाकर। अब पूछता है जतिन और मनोज के बीच में कितने खिलाड़ी हैं, तो 40 खिलाड़ी में से 24 खिलाड़ी को हमने देख लिया, तो अब बच कितने गए, तो 16 खिलाड़ी बच गए। यही 16 खिलाड़ी जो है मनोज और जतिन के बीच में मिलना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट आंसर है। ध्यान से देखिएगा। अब कहता है 40 खिलाड़ी हैं, ये राइट इन और ये लेफ्ट इन। अब पूरे डिजाइन के साथ बना रहा हूं। कितने हैं टोटल, तो बच्चे टोटल इसमें 40 खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जतिन का रैंक 15वां है। अब आगे पीछे से नहीं दिया तो हम 15 रैंक डाल देते हैं किसका, जतिन का। और फिर कहता है मनोज के नीचे केवल 8 ही विद्यार्थी हैं। तो जहां भी मनोज होगा ना उसके बाद कितने विद्यार्थी होंगे, 8 विद्यार्थी। तो जब बच्चे मनोज के बाद 8 विद्यार्थी देखने को मिलेगा, यानी ये तय है कि मनोज का जो स्थान है ये 9वां होगा। तो टोटल मेरे पास बच्चे कितने थे, 40। 40 बच्चों में से 15 पोजीशन जतिन का और 9 पोजीशन किसका, मनोज का। तो 15 और 9 कितने, 24। तो 40 में से 24 बच्चे को देख लिया, शेष कितने बचे, तो 16 बच्चे बच गए। यही जतिन और मनोज के बीच में टोटल 16 बच्चे आएंगे, जो कि आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर सी को कर लीजिएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जितनी भी अंगूठियां हैं उसमें से कुछ चूड़ियां हैं, तो ए से अंगूठी हुआ, अंगूठी का कुछ हिस्सा सी से चूड़ी है, और कुछ चूड़ी ब्रासलेट है, चूड़ी का कुछ हिस्सा जो है वो ब्रासलेट है। सभी ब्रासलेट क्या है, तो स्टड है। जितने भी ब्रासलेट थे वो सारे के सारे स्टड थे। अब देखिए क्या कहता है, कुछ स्टड चूड़ियां हैं, तो देख लो भैया, स्टड का कुछ हिस्सा चूड़ी के कुछ हिस्से से मिल रहा है, पहला सही है। कुछ ब्रासलेट अंगूठी है, ध्यान से देखोगे, ब्रासलेट यहीं तक है और अंगूठी यहीं तक है, यानी ब्रासलेट का कुछ हिस्सा अंगूठी से बिल्कुल नहीं मिलता है, तो 2 नंबर गलत हो गया। कोई ब्रासलेट अंगूठी नहीं है। अब देखो, ब्रासलेट और अंगूठी के बीच इंटरकनेक्टिविटी है, इंटरकनेक्टिविटी होने पर पॉजिटिव कहेंगे गलत होगा, निगेटिव कहेंगे गलत होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कहेंगे तो ये सही होगा। इसका मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन आएगा नहीं। कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, तो देखिए चूड़ी का कुछ हिस्सा अंगूठी दिखता है, यानी ये सही है। तो 1 और 4 तो सही है। अगर आइदर और का केस दे रखा होगा तो 2 और 3 या तो 2 या तो 3 में भी जाएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर जो आएगा केवल 1 और 4, और या तो 2 या तो 3, क्योंकि रूल कहता है कि जब 2 निष्कर्ष गलत हो, दोनों में एलिमेंट सेम हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो और कुछ के साथ कोई नहीं का केस हो, तो गेम आइदर और में चला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, 2 और 3 नहीं, केवल 1 और 4 पालन करते हैं, तथा या तो 2 या तो 3 पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बच्चे, क्योंकि 1 और 4 100% पालन कर रहे थे और 2 या 4 भी आइदर और में जा रहे थे। तो किसके साथ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना, पूरे क्वेश्चंस को मत पढ़िए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या
टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है। तो हॉकी को हम नेट लगाकर नहीं खेलते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल को नेट लगाकर नहीं खेलते हैं, बैडमिंटन को नेट लगाकर खेलते हैं, क्रिकेट को नेट लगाकर नहीं खेलते हैं। तो बैडमिंटन ही वो खेल है जिसको हम नेट लगा करके खेल सकते हैं, और बैडमिंटन को बच्चे स्टूल कहते हैं। स्टूल ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को लगा लेना। वही हमने कहा कि याद रखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो वो पढ़ने में समय मत दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचिए कि मांग क्या रहा है। देखो, माइनस और डिवीजन का स्थान भी बदलना और 3 और 6 का भी स्थान बदलना, तो ये बस कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करो। देखिए, ई परसेंटेज एफ का मतलब है ना कि ई एफ का भाई है, तो परसेंटेज के पहले जो भी शख्स आता है वो भाई कहलाता है। ई एंड एफ का मतलब है ई एफ की बहन है, तो एंड के पहले जो भी आएगी वो बहन कहलाएगी। और ई डॉलर एफ का मतलब है ई बेटी है, तो डॉलर के पहले जो भी आएगी वो पुत्री कहलाएगी। फॉरवर्ड रिलेशन है। समीकरण क्या है हमारे पास? पी परसेंटेज क्यू एंड आर डॉलर। अब कहता है सर बतला दो कौन सा इसमें से सही है, तो चलिए हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं एस हूं तो डॉलर को पार करूंगा तो आर मेरी पुत्री हो जाएगी, तो आर हमारी कौन हो गई? पुत्री हो गई। और हमारी पुत्री की क्यू बहन है, तो पुत्री की बहन भी पुत्री होगी। और पुत्री का पी भाई है, तो पुत्री का जो भाई होगा वो पी होगा, यानी पुत्र होगा। तो पी जो है वो एस का बेटा है, एस पी का बेटा तो नहीं है, पी एस का बेटा है, पी एस का बेटा है, ये बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, जो कि परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, क्यू की वैल्यू 21 होती है, क्यू की वैल्यू 17 होती है, तो 21 से 17 आने का मतलब है आप 4 की कमी करोगे। 17 से 13 आने का मतलब है आप 4 की कमी करोगे। और 13 से 9 आने का मतलब है आप 4 की कमी करोगे। तो 9 में जो ही आप 4 की कमी करोगे तो 5 आएगा, और 5 किसके लिए? ई के लिए। इत्तफाकन एक ही ऑप्शन में ई दे रखा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में जब ई दे रखा है तो वही हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर बच्चे किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, 2 डाकिया सी और डी डाकघर से चलना शुरू करते हैं। तो मान लो ये डाकघर है और यहां से 2 डाकिया सी और डी चलना शुरू करते हैं। सी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच डी पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो डी डाकघर से निकल के पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो यहां कौन है? तो डी है। और यहां कौन है? तो सी है। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, सी की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष में डी की वर्तमान स्थिति क्या होगी। तो सी के रिस्पेक्ट में अगर हम डी को देखने आते हैं तो हमें नीचे आना होगा, और नीचे आना होगा इसका मतलब है बाबू हमें साउथ में जाना होगा, यानी दक्षिण दिशा में जाना होगा। किसके रिस्पेक्ट में? तो सी के वर्तमान स्थिति के रिस्पेक्ट में अगर हम डी का रिस्पेक्ट देखते हैं तो सी के रिस्पेक्ट में यानी सी के संदर्भ में डी दक्षिण में होगा, तो दक्षिण में। अब देखो क्या मांगा है, दूरी तो मांगा नहीं है, लेकिन ये दूरी 6 और ये दूरी 2, तो 6 2 कितने होंगे? तो 8 होंगे। तो अगर साउथ लिखे तब भी हमारा आंसर सही है, और साउथ में 8 किलोमीटर लिखे तब भी आंसर सही है। तो डी सी के दक्षिण में 8 किलोमीटर की दूरी पर है, इसी को हम लोग आंसर कर लेंगे। डी जो है वो सी के दक्षिण में 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि डिस्टेंस देने का कोई लॉजिक था नहीं, डिस्टेंस पूछा ही नहीं गया था। देख लो, कहता है यू जो है ना सर एक सर्वव्यापी समुच्चय दे रखा है, जिसमें एल एम एन क्रमशः इतिहास, तो एल किसके लिए?
तो हिस्ट्री के लिए। अगर हम m की बात करते हैं तो ये ज्योग्राफी के लिए, और n की बात करते हैं तो ये लैंग्वेज के लिए दिया गया है। अब कहता है कि दिए हुए आंकड़ों के आधार पर उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा और भूगोल में है लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, यानी इतिहास वाले सर्किल से अलग कर दो, बाकी दोनों में कॉमन चाहिए, ज्योग्राफी और लैंग्वेज में। तो बाकी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बाबू? 9 मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बच्चे ए को लगाएंगे, जो कि सबसे परफेक्ट आंसर है। अच्छा ध्यान से देखो, क्या है हमारे सामने सब? ECCUMUAEE, पहले अक्षर को दूसरे के साथ, यानी पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठे के साथ, सातवें को आठवें के साथ, और नौवें को 10वें के साथ बदल दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है बाएं से छठा अक्षर कौन होगा। अगर बाएं से छठा अक्षर जाएंगे तो बदलने के पहले यू होगा, लेकिन बदलने के बाद तो एम होगा ना। तो एम किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर प्यार से बी को लगा लेंगे, यही हमारा बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो सारे क्वेश्चन तो टफ नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस तो अच्छे रहेंगे आपके। देखो क्या कहता है, तो सर 1 मार्च और 2020 को कौन सा दिन होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो ध्यान से समझ लो चीजों को। जिस भी ईयर का डेट निकालना हो ना, उसके 1 साल पहले को बेस बना लेना। 2000 का मतलब हो गया 20वीं सदी, 0। इस अंतिम 2 अंक को 7 से भाग देना और शेषफल जमा करना। तो 7 दूना 14, शेषफल कितने बच गए? तो 5। अब इसी 19 को 4 से भाग दे के भागफल लिखना। तो 4 चको 16, यानी भागफल मिल गए 4। अब मार्च तक जाना है, तो हम प्रवेश कर रहे हैं 20 में। जनवरी हम पूरा दिन बिताएंगे 3। फरवरी 20 है तो लीप ईयर है, तो फरवरी 29 दिन बिताएंगे तो 1। और मार्च में भी हमारे पास 1 ही दिन बिताने हैं। तो 4 3 7 खत्म हो गए, 5 और 2 7 खत्म हो गए, यानी शेषफल जो हमारे पास बचा वो 0 बचा। तो 0 बचने का मतलब है कि रविवार आंसर हो जाएगा। तो संडे को आंसर बना लोगे बच्चे। संडे किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल जो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रोसेस से कैलेंडर बनाना बड़ा ही आसान होता है। आपको सीखने में जो टाइम लग जाए, एक बार आप सीख जाओगे तो फिर काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए इनइक्वालिटी के प्रश्न है। एक्स को किससे मिलवाना है? तो ए से मिलवाना है सर। अगर हम एक्स से ए तक का सफर तय करते हैं तो लेसर इक्वल, और लेसर में एक्स लेसर होगा ए से। यहां एक्स ग्रेटर है ए से, यानी ये गलत हो गया। अगर एक्स लेसर होता ए से तब ये बात हमारी सही होती। अच्छा दूसरा देखो, एक्स को किससे मिलवाना है? वाई से। अगर हम एक्स से वाई तक जाते हैं तो लेसर और इक्वल में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी वाई लेसर होगा, जो कि दे रखा है। बिल्कुल सही है। तो वही पूछ रहा है कि जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। तो ए नंबर ही सत्य नहीं है, तो इसको आंसर कर लेंगे, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, कहता है इस वाले प्रतीक को पकड़िए और इस वाले प्रतीक को पकड़िए, यानी इसकी और इसकी बात कर रहा है। अब कहता है कि बीच कितनी सम संख्याएं हैं। देखो, एक सम संख्या, 2 सम संख्या, 3 सम संख्या, बस 3 ही सम संख्या। यदि उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो 8 2 10, 10 6 16, तो उनका योगफल कितना होगा? उनका योगफल तो बच्चे 16 हो जाएगा। यदि उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल कितना होगा? तो इनका योगफल 16 ही होगा। ये 3 16 क्यों दे रखा है? हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर बिटवीन द
साइन डैश एंड दैट सिंबल एंड व्हाट इज देयर सम ऑफ दे आर एडेड टुगेदर। तो इसके बीच तीन ही सम संख्याएं हैं, वो सम संख्या कौन है? तो 6 है, 8 6 14, 14 2 16। देखिए बाबू, इसमें 3 नहीं, इसमें आंसर सिर्फ 16 होने चाहिए थे। ठीक है, 3 का कोई लॉजिक ही नहीं आता है। 2 13, 4 14 10, 2 12, 3 16। 3 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमको जोड़ना है और हमारे पास वहां से यहां तक में 3 ही सम संख्याएं हैं। एक 6 है, एक 8 है और एक 2 है। तो 8 2 10 6 16। इसका ऑप्शन गलत सेट हुआ है, इसमें सिर्फ 16 आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अपना सही कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। 12 है, 60 है, 65 है, 325 है, 330 है। अगला पूछ रहा है क्या होगा। अगर आप हल्का सा कंसंट्रेशन हाई रखोगे तो देखोगे सबसे पहले 5 से गुना हुआ है, फिर यहाँ 5 प्लस हो गए, फिर से यहाँ 5 से गुना हुआ है और फिर से देखो यहाँ 5 प्लस हो गए हैं। इसका मतलब है बाबू नेक्स्ट टर्म में 5 से गुना होने हैं। तो हम लोग 5 से अगर गुना करते हैं तो 3 पचे 1500 और 30 3 पचे 15 150, यानी 1500 और 150 1650 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को लगा लीजिएगा। 1650 इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर हो सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इसमें सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, फिर से 4, फिर से 5 और फिर से 6। कहता है डी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है किंतु 3 पे नहीं। तो डी 3 पे नहीं रहता, तो अब दो ही जगह डी रह सकता है, या तो 5 पे या तो 1 पे। छोड़ दीजिए। डी और ए के बीच दो व्यक्ति रहते हैं, तो जहां डी होगा और जहां ए होगा उसके बीच दो व्यक्ति। ए के ऊपर भी डी हो सकता है या ए के नीचे भी दो घर छोड़ के डी हो सकता है। सी ए के ठीक ऊपर रहता है। अब सी कहां रहता है? तो जहां भी ए रहेगा इसके जस्ट ऊपर सी रहेगा। सी और बी के बीच दो व्यक्ति रहते हैं, तो सी और बी के बीच, अब सी के ऊपर दो लोग रहेंगे या सी के नीचे दो लोग रहेंगे, इसका तो कोई कंफर्मेशन है नहीं, तो हम लोगों ने वाइस वर्सा केस लगा लिया। एफ बी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है किंतु सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता। यानी एफ को लीजिए, एक नंबर पे नहीं रहेगा, लेकिन एफ अगर रहेगा ना तो बी के नीचे ही एफ रहेगा। बी के नीचे ही एफ रहेगा। अब देखिए, इसी को हमें अरेंज करना है। तो ऐसे सोचो, डी सबसे कमजोर कड़ी है क्योंकि डी का 2 पोजीशन है, या तो 1 नंबर पे सही होगा डी, या तो 5 नंबर पे। मान लो हमने डी को ए नंबर पे जगह दे दिया, तो डी और ए के बीच दो व्यक्ति हैं, तो 1 और 2 छोड़ के अब ए को यही जगह देना होगा। अब देखो ए किसके नीचे है? तो ए सर सी के नीचे है, तो सी को 5 नंबर पे रखना होगा। फिर कहता है सी और बी के बीच में दो लोग हैं, तो 1 और 2 छोड़ करके हम बी को यहीं रख सकते हैं, लेकिन अब बी के नीचे एफ को नहीं रख सकेंगे, यानी कि डी को पहला पोजीशन पे रखना हमारे लिए गलत साबित हो जाएगा। तो अब डी को कहां रख सकते हैं? तो 5 नंबर पे। डी और ए के बीच दो लोग हैं, तो 1 और 2 छोड़ करके यहां हम लोग ए को जगह दे सकते हैं। ए किसके नीचे है? तो सी के जस्ट नीचे है, तो सी को यहां रख सकते हैं। सी और बी के बीच में दो लोग हैं, तो देखो 1 और 2 लोग छोड़ के बी नीचे नहीं आएगा, लेकिन 1 और 2 लोग छोड़ करके बी यहां आ सकता है, तो सी और बी के बीच में दो लोग हैं। अब देखो, बी के नीचे ही एफ है लेकिन सबसे नीचे नहीं, तो यहां एफ को नहीं रख सकते हैं, तो एफ को 4 नंबर पे रख सकते हैं। इकलौता व्यक्ति ई बचा हुआ है, यानी अगर पहले ही पोजीशन में हम डी को 5 नंबर पे चुन लिए होते तो ये क्वेश्चंस पहले ही बार में हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाता। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, मंजिल क्रमांक 4 पे कौन रहता है? तो मंजिल क्रमांक 4 पे एफ रहता है और एफ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर के रूप में हम लोग ऑप्शन नंबर सी का चयन करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। जितनी भी टोकरियां हैं
ठीक है, उसमें से कुछ टोकरियां जो है ना वो बेत है, कुछ बेत लकड़ी है, बेत का कुछ हिस्सा लकड़ी है, और सभी लकड़ी जंगल है, जितना भी लकड़ी है ना वो सारा का सारा जंगल। अब देख लो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, सभी बेत जंगल है। तो देखिए बेत का कुछ हिस्सा जंगल दिखता है, लेकिन सारा का सारा बेत जंगल नहीं दिखता है, कुछ टोकरियां लकड़ियां हैं। तो देखो टोकरी का कुछ हिस्सा लकड़ी नहीं दिख रहा है, तो 2 नंबर भी गलत हो गया। और चूंकि पॉजिटिव निगेटिव है नहीं, सेम एलिमेंट है नहीं, तो हम आइदर और भी नहीं सोचेंगे। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम लोग बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाएंगे। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कर लीजिएगा, यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं किया, देख लो 5 को पहले 21 से गुना किया, 21 पचे 105 हो गए। अब देख लो अगर इसको हम 3 से गुना करते हैं 105 को, तो 315 मिलता है क्या? सेम अगर गुना करते हैं हम 9 को 18 से गुना करते हैं, तो 18 9 62 से यानी 162 होगा। और इस 162 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, देखिए 3 दूना 6, 6 तिया 18 के लिए 8, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 486। कॉन्सेप्ट रेडी हो चुका है कि एक्चुअल में किया क्या गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुना कीजिए, जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को फिर 3 से गुना कर दीजिए, आपका फाइनल मिडिल वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए 21 को अगर हम 7 से गुना करते हैं, तो 7 दूना 14 और 7, यानी 7 को 21 से गुना करने पर ये हमको 147 दे देगा। ठीक है, अब 147 को आपको 3 से गुना करना है, तो 7 21 यानी यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा, यहाँ यूनिट प्लेस 4 दे रखा है, खत्म। अगर 12 को 11 से गुना करते हैं, तो 12 दहिया 120 और 12 एकम 12 यानी 132, और 132 को अगर 3 से गुना करें तो 3 दूना 6, यूनिट प्लेस 6 आएगा, जो कि 0 दे रखा है, कैंसिल। आगे चलिए 8 तिहाई 24 यानी 4 आया, और 4 तिहाई 12, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट वाला बच गया। 10 को हम 16 से गुना करते हैं, तो 16 दहिया 160, और इसको फिर 3 से गुना करते हैं, तो 16 तिया 48, 480 मिल जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यही बेस्ट आंसर होगा। रत्नेश बच्चे क्लास के बाद बात करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, देखिए कहता है कि सर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को सही क्रम में दर्शाता है, जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दे। आपको डिक्शनरी का वैल्यू पता है, डिक्शनरी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे आपका ये अल्फाबेट चलती है। तो सबसे पहले आप कॉमन ढूंढो क्या है। तो देखिए सब में हमें DIN जो है ना ये कॉमन दिख रहा है। अगर हम DIN को नेग्लेक्ट करते हैं और अब अल्फाबेट में ढूंढते हैं कि सबसे पहले कौन आने वाला है, तो सबसे पहले G आएगा। देखो GI है और GL है, तो सबसे पहले 6 GI और GL, IJKL, यानी पहले 2 नंबर आएगा फिर 6 नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो फिर सब में कॉमन क्या है, तो इससे बड़ा चलेंगे तो K मिलेगा, यानी 5 नंबर। K से आगे जाएंगे तो पहले N होगा, उसके बाद O होगा, तो 1 नंबर फिर 3 नंबर और लास्ट में मिलेगा 4 नंबर। 26 51 34 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा जो बी नंबर है, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए बच्चे, एक ही पासे को, एक ही डाइस को 2 बार घुमाया है। कहता है सर ए वाले फलक के विपरीत में क्या होगा, और इत्तेफाक से दोनों में ए ही कॉमन है। तो जब ऐसी स्थिति में फंस जाओ
कि एक ही पासे को हमने 2 बार रोटेट किया है और दोनों बार में कोई एक एलिमेंट कॉमन है, तो जो एलिमेंट कॉमन है उसका अपोजिट वो होगा जो यहाँ नहीं दिखता है। तो आर यहाँ दिख रहा है, नहीं होगा। सी दिख रहा है, नहीं होगा। एस दिख रहा है, नहीं होगा। टी नहीं दिख रहा है, यही आंसर होगा। तो आंसर हम लोग सी को करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है कि एक पासे को जब 2 बार घुमाओगे और दोनों बार में एक एलिमेंट कॉमन पाओगे, तो जो एलिमेंट कॉमन है उसका अपोजिट वो है जो नहीं दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है? तो टी नहीं दिख रहा है, तो ए का अपोजिट बाबू टी हो जाए। देखिए, हम मार्च की बात करते हैं और मार्च को हमने एल बी क्यू डी और जी लिखा है। ध्यान दोगे, 13 से 12 यानी 1 की कमी, 1 से 2 यानी +1 हो गए, 18 से 17 यानी 1 की कमी, 3 और 1 4 हो गया, 8 से 7 यानी 1 की कमी। -1 +1 -1 +1 वाली सीरीज चल रही है। इसके लिए चाहिए, चलो क्या करने वाले हैं, -1 +1 -1 +1 -1 +1 और ये -1। 16 में से 1 गया 15 लिखोगे क्या? 9 और 1 10 लिखोगे। 5 में से 1 गया 4, 3 और 1 4 और 5 में से 1 गया 4। ओ जे ट्रिपल डी चाहिए। ओ जे ट्रिपल डी ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। फिर से आपको डिक्शनरी के क्रम में अरेंज करना है, तो ध्यान से देखोगे। पी आर पी ई आर पी पी ई आर पी पी ई आर पी पी ई आर पी ई आर पी, ठीक है। तो पी ई आर कॉमन सब में दिख रहा है, तो सबसे पहले ओ आएगा, यानी 2 नंबर से गेम शुरू होगा। और एक ही ऑप्शन जब 2 नंबर से शुरू हो रहा है, तो आगे हम मेहनत कतई नहीं करने वाले हैं, वहीं पे हम लोग बी को आंसर लगा लेने वाले हैं। अगर कोई और ऑप्शन 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा होता तो हम पूरा चेक करने जरूर जाते। एक ही पासे को 3 बार घुमाया और कहता है सर 4 के अपोजिट सरफेस पे बताओ क्या होगा। तो देखिए 4 तो यहां है ना, 4 को 3 भी जानता है और 5 भी जानता है। अब एक ऐसा डाइस ढूंढो जिसमें 3 और 5 साथ में हो। तो देखिए यहां 3 और 5 साथ में है। तो रूल कहता है कि जब दो दो एलिमेंट कॉमन होंगे तो सिंगल सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी कॉमन होगा। तो 4 का अपोजिट बच्चे 2 हो जाएगा। बस इसी दोनों को कंपेयर करने पे मिल जाएगा, इसकी कोई भूमिका होगी ही नहीं। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 होगा। ये सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया था कि आप उसमें फंसो। देखिए, अच्छा सोचो, अगर हम इस वाले फिगर को बस नीचे पलटेंगे तो ये ट्रायंगल जो ऊपर देख रहा है, ये ट्रायंगल नीचे देखेगा। यानी यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए था जो कि नहीं है, यहाँ ट्रायंगल नीचे देखना चाहिए था जो कि नहीं है, इसमें ट्रायंगल नीचे देखना चाहिए था जो कि नहीं है, बी में दिख रहा है। तो यही बी हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। कुछ नहीं किया, देखिए नीचे दोनों, 7 + 6 13 हो गए, ऊपर वाले से गुना किया, 13 तिया 39 मिल गया। ठीक है, इसी तरह देखो 3 + 12 करेंगे तो 12 3 15 होंगे, ऊपर वाले से गुना कर दिया, 15 चको कितने मिल गए? 60 मिल गए। सेम काम कर दीजिए, 6 को और 18 को जोड़ दीजिए, 18 6 कितने? 24। अब ऊपर वाली संख्या से गुना कर दीजिए, 24 को 2 से गुना कीजिएगा, 24 दूना 48 मिल जाएगा। देख लो कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर लेना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। एकदम आसान सा लॉजिक था, लॉलीपॉप वाला। स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं। एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले सभी व्यंजनों में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले डाले जाते हैं। यानी एबीसी कोई रेस्टोरेंट है, वहां कोई भी खाना खा लो, कैसा भी खाना खा लो, आपको उसमें भारतीय मसाला डाला हुआ मिलेगा ही मिलेगा, इस क्योंकि सभी में बोल रखा है।
अब कहता है इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं। तो ये एबीसी रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ इंडियन नहीं, अमेरिकी और फ्रांसीसी खाना भी देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि उसमें भी क्या डाला होगा, भारतीय मसाला, क्योंकि सभी व्यंजन में कुछ ना कुछ तो डाला है भैया। अब कहता है इस रेस्टोरेंट में सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं, परंतु कोई मिल्क शेक नहीं मिलता है। तो रेस्टोरेंट के बारे में सारी चीजें आपने जान ली। अब चलिए क्या कहता है देखिए, कहता है कंक्लूजन निकालिए। एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले अमेरिकी व्यंजन में भारतीय व्यंजन की झलक दिखाई देती है। अब सोचो, अगर हम अमेरिकी व्यंजन में इंडियन स्पाइसेस डालेंगे, भारतीय मसाला डालेंगे, तो भारतीय टेस्ट का थोड़ा सा झलक तो आ जाएगा। तो एक नंबर तो सही है। एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजन में भी भारतीय मसाले डाले जाते हैं। उसने तो पहले ही लाइन में स्पष्ट कर दिया था कि भैया हम चाहे कुछ हो बनाएंगे, हम सब में भारतीय मसाला डालेंगे ही। तो चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे स्पेनिश हो, वो सब में डाल रहा है। एबीसी रेस्टोरेंट में कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं, परंतु सॉफ्ट ड्रिंक नहीं। ये तो गलत है ना, क्योंकि एबीसी रेस्टोरेंट में तो मिल्क शेक दिए ही नहीं जाते थे, सिर्फ सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक दिए जाते थे, जो कि आपको यहाँ स्पष्ट रूप से कह रखा है कि इस रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं, परंतु कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि 3 नंबर गलत है। तो 1 और 2 अनुसरण करता है। 1 और 2 किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लगाना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ध्यान दोगे, देखिए, हृदय, मेरुदंड यानी स्पाइनल कोड, न्यूरॉन और ब्रेन। इसमें हृदय अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क से न्यूरॉन का जुड़ाव होगा, मस्तिष्क से ही मेरुदंड का जुड़ाव होगा, लेकिन हृदय का जुड़ाव मस्तिष्क से नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अलग कौन हो जाएगा, तो हृदय जो है ना, हार्ट, ये बिल्कुल अलग डिफरेंट हो जाएगा, और बाकी सारे का जुड़ाव मस्तिष्क से ही हो जाएगा। ऋजु रेखा यानी स्ट्रेट लाइन आपको निकालना है, तो देख लो, एक, कलर चेंज करता हूं ज्यादा स्पष्ट होगा, हॉरिजेंटल 1, हॉरिजेंटल 2, हॉरिजेंटल 3 और हॉरिजेंटल 4। यानी सबसे पहले हम लोगों ने हॉरिजेंटल लाइन की काउंटिंग करी, जो कि 4 है। अब हम लोग वर्टिकल लाइन को काउंट करेंगे। देखिए, वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन 2, वर्टिकल लाइन 3 और वर्टिकल लाइन 4 और वर्टिकल लाइन 5। तो वर्टिकल लाइन कितने मिले, 5। हॉरिजॉन्टल भी कितने थे, तो 5 ही थे, एक हमसे छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी कितने, 5। अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल लाइन की। देखिए, एक डायगोनल लाइन यहां से दिखता है और एक डायगोनल लाइन यहां से दिखता है, इसके अलावा कोई डायगोनल लाइन नहीं दिखता है। तो 5 5 10 और 10 और 2 कितने हो गए, तो 12। यानी इसमें टोटल 12 स्ट्रेट लाइन बने, मिलकर ये फिगर का निर्माण किया जा सकता है। तो आंसर हमारा 12 हो जाएगा। तो जब भी स्ट्रेट लाइन आपको काउंट करना हो, 3 भाग में बांट लीजिए। पहले हॉरिजॉन्टल को काउंट कर लीजिए, फिर वर्टिकल लाइन यानी खड़े लाइन को काउंट कर लीजिए, और फिर तिर्यक रेखा जिसको आप कहते हो, तिरछी लाइन, आप उसको काउंट कर लीजिए। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए की बहन। तो प्लस के बाद अगर कोई शख्स आती है तो उसको बहन कहते हैं। माइनस के बाद बी ए के पिता है, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, बी ए के पिता है, तो माइनस के बाद जो आएगा वो पिता होगा। इंटू के बाद बी ए का बेटा है, तो इंटू के बाद जो आएगा वो बेटा होगा, और डिवीजन के बाद जो आएगा वो पति होगा। इसका मतलब है कि साइन और सिंबल अपने बाद वाले का रिलेशन बतला रहा है। तो इस पे जो हम लोग काम करने वाले हैं, ये काम हम लोग लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर करेंगे, तो गेम हमें ज्यादा आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखो समीकरण क्या है, तो समीकरण है E डिवाइडेड बाई F माइनस H प्लस J इंटू G और प्लस D। यही समीकरण है। D का संबंध चाहिए H से। किसका संबंध, D का, किससे, H से।
तो अगर मैं एच हूं तो प्लस को क्रॉस करके जे से मिलूंगा और प्लस के बाद जो भी शख्स आएगी उसे बहन कहूंगा। तो जे हमारी बहन है और हमारी बहन का जी कौन है? तो बेटा है। तो बहन का बेटा हमारा भांजा हो गया और हमारे भांजे की डी कौन है? तो बहन है। तो भांजे की बहन क्या हो गई? तो भांजी हो गई। और भांजी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी डी जो है ना वो एच की भांजी लगेगी। हम लोग एक बार में डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? तो आंसर हमारा ए हो जाएगा कि भांजी या भतीजी लगेगी यानी नीस लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। कहता है एक तीर्थयात्री अपने घर से विभिन्न स्थानों पर जाने की यात्रा शुरू करता है। वो पूरब की ओर 13 किलोमीटर, तो पूरब की ओर कितना? 13 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और पश्चिम की ओर मुड़कर वो 7 किलोमीटर चलती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अब दक्षिण से दायां मुड़ेंगे तो पश्चिम में जाएंगे और पश्चिम में कितना? 6 किलोमीटर चलेंगे। अब प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में कहा है? तो देखिए, अगर इसके प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में यानी प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में एंडिंग पॉइंट नॉर्थ में है। अब सवाल उठता है सर डिस्टेंस कितना? तो देखो ये टोटल डिस्टेंस 11 है, इसमें से 6 निकल गया तो डिस्टेंस 11 माइनस 6 हो गया यानी 5 हो गया। तो नॉर्थ में कितना है? तो 5 किलोमीटर जाएगा। परफेक्ट आंसर जो कि किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर डी नंबर। नहीं बच्चे, आपके साथ और भी बच्चे हैं। गुड इवनिंग बच्चे। तो देखिए, एक तो ये हुआ डायरेक्शन टेस्ट बनाने का तरीका। अब एक डायरेक्शन टेस्ट बनाने का तरीका और देख लो। एक तीर्थयात्री अपने घर से विभिन्न स्थान की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले वो पूरब में 13 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। फिर उत्तर की ओर मूव करते हैं और 11 किलोमीटर चलते हैं। फिर पश्चिम की ओर मुड़ के 7 किलोमीटर चलते हैं। फिर दक्षिण की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर चलते हैं और अंत में दाईं ओर मुड़ के 6। तो दक्षिण से दायां जाने का मतलब है कि आप पश्चिम में जाओगे कितना? 6। जो भी अपोजिट डायरेक्शन है आप उसको काट दीजिए। तो देखिए, ईस्ट 13 से वेस्ट 13 कट गया, साउथ 6 से नॉर्थ 6 कटा। अब बचा कितना? तो नॉर्थ में 5 किलोमीटर। वही तो पूछ रहा है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में कहा है। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में नॉर्थ में 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। तो आप चाहो तो बिना लाइन के भी डायरेक्शन के 100% क्वेश्चन बना सकते हो और उसकी एक्यूरेसी कभी गड़बड़ नहीं होती है और उससे बनाना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, कहता है सर लॉन्ग जंप को कैसे लिखोगे? ठीक है, लॉन्ग कहीं दिखता है क्या? दिख रहा है, यहां देखो लॉन्ग दिखता है। अब जंप की बात करें तो जंप कहीं दिखता है क्या? तो हमें जंप तो दिख नहीं रहा है, बस लॉन्ग ही कॉमन दिख रहा है। तो बताओ, टोंगू कट गया क्या? इसका मतलब है कि इसके डिकोड और इसके डिकोड में कोई एक कॉमन होगा। तो कौन है? तो लो कॉमन। इसका मतलब है लॉन्ग के लिए हम क्या ले सकते हैं? तो मौली ले सकते हैं। इसमें मौली नहीं है, इसमें मौली नहीं है, इसमें मौली नहीं है, यहाँ मौली दिखता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे। देखिए, आई प्लस जे का अर्थ है कि आई जे का पिता है। तो प्लस के पहले अगर कोई आता है तो वो पिता होता है। आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का दामाद है। तो माइनस के पहले अगर कोई आता है तो वो दामाद होता है। आई स्टार जे का अर्थ है आई जे की पत्नी है। तो स्टार के पहले पत्नी मिलती है
तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि एफ सी का भाई है? सी का केवल एक ही भाई है, तो एफ को क्या दर्शाना है? तो सी का भाई दर्शाना है, ठीक है, और सी का केवल एक ही भाई है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर हम एफ है तो ये हमारे डी पिताजी हो गए, और मेरे पिताजी की पत्नी, तो पिताजी की पत्नी मेरी मम्मी हो गई, पिताजी की पत्नी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का दामाद जो होगा तो वो मेरा पति भी हो सकता है या मेरा जीजा भी हो सकता है। मेरी मम्मी का जो दामाद होगा वो मेरा पति भी हो सकता है या मेरा जीजा भी हो सकता है। और अब कहता है कि सी का केवल एक भाई है, तो सी का जब केवल एक ही भाई है तो सी तो यहां दामाद बन रहा है, तो एफ उसकी क्या बन जाएगी? पत्नी बन जाएगी। अब पूछ क्या रहा था? एफ सी का भाई है, ये देखते हो कौन सा दर्शाता है कि एफ सी का भाई है। यहां तो एफ सी का पत्नी बन गया, खत्म। दूसरा पढ़ते हैं। हम है मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी का जो दामाद होगा, मेरे पिताजी का जो दामाद होगा वो मेरे जीजा जी भी हो सकते हैं या मेरे पति भी हो सकते हैं। और मेरे पिताजी के दामाद की कौन है? पत्नी। तो दामाद की पत्नी जो होगी वो पिताजी की पुत्री होगी, तो ई की पुत्री कौन है? सी है। और वहां कह रखा है कि सी का केवल एक भाई है, तो सी का वो एक भाई कौन होगा? तो एफ होगा। तो एफ सी का भाई है, किसमें पता चलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी में पता चल जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये अच्छा है, ठीक है। तो आंसर किसको लगाएंगे बाबू? तो आंसर सी को लगाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, 4.6 है, 5.2, 5.8 वाट, इसके बाद 7 और फिर 7.6। अच्छा ध्यान से आप अगर सोचते हो इसको और फील करते हो तो देखोगे यहां से यहां जाने में 0.6 ऐड हुआ है, फिर यहां से यहां आने में 0.6 ऐड हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि यहां से यहां आने में 0.6 ऐड करेंगे, 8 6 14 यानी 6.4 हो जाएगा। और फिर जो ही हम 0.6 ऐड करेंगे हम 7 तक पहुंच जाएंगे। तो 6.4 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। देखिए 24 से 20 होने का मतलब है कि आप 4 की कमी करोगे, और 20 से 16 होने का मतलब है फिर से 4 घटाओगे, 16 से 12 होने का मतलब है 4 घटाओगे। तो अगर 12 में 4 घटाओगे तो 8 आएगा, यानी पहला लेटर एच चाहिए। इत्तेफाक से एक ही ऑप्शन में एच दे रखा है, तो आगे चेक नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी को हिट कर देना है, वही हमारा बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए क्या है, 1990 है, 1990 है, और क्या दे रखा है? कितना का अंतर मिलता है? देखिए तो 10 से 4 होने का मतलब है कि 6, 8 से 9, 18 से 9 9, और 18 से 5। इसका मतलब है कि अगर 1990 में 596 घटा देंगे तो 1394 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, वाट में से -596 कर देंगे कि हमारी वैल्यू 2017 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि वाट की वैल्यू हासिल करने के लिए 2017 में हम 596 को ऐड कर देते हैं। 6 6 12 1 13 का 3 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 5 1 6 और ये 2, 26 13 आंसर हो जाएगा। 26 13 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए पूछता उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए अगर हमारे पास इस तरह का फिगर है ना, और इसमें वर्ग पूछा जाए
तो 1 2 3 4 और ये एक पूरा 5, यानी इसमें टोटल 5 वर्ग मिल जाएंगे। तो देखिए ऐसा फिगर यहां दिख रहा है, दिखा क्या? तो यहां से कितने मिलेंगे? तो सर 5 वर्ग मिलेंगे। फिर से देखो, इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां देखो, ये भी फिगर सेम रिएक्शन दे रहा है। तो यहां से भी कितने? तो सर 5 वर्ग मिलेंगे। आगे चलते हैं, अगर हम यहां तक आते हैं तो यहां भी सेम रिएक्शन मिल रहा है, यानी यहां से भी कितने? तो 5 वर्ग मिलेंगे। अब देखो आगे नहीं कटा है, तो एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, यानी 2 वर्ग और मिलेंगे। तो 5 5 10 15 और 2 17, इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितनी होगी? 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। मोनिका के पिता की आयु, ये तो मैथ का क्वेश्चन होना चाहिए था, चलिए करते हैं। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु 36 वर्ष थी। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ तो उनके माता और पिता के बीच के आयु का 2 वर्ष होगा रे। देखिए, शुरुआत में उसके पिता कितने थे? 38 थे, और बाद में उसके पिता मां कितनी थी? 36 थी। 4 वर्ष बाद उसके पिता 38 प्लस 4 42 हो जाएंगे, और माता 36 प्लस 4 40 हो जाएगी, यानी अभी भी जो अंतर होगा 2 का ही होगा। तो एज का यही अच्छा काम है कि एक बार जितने का अंतर क्रिएट हो गया ना, मरते समय तक उतना ही अंतर क्रिएट रहेगा, वो अंतर किसी और के जन्म लेने से नहीं बदलेगा। तो कितने वर्ष का अंतर है बाबू? तो 2 वर्ष का अंतर है। एकदम मुजवानी बनाने वाला क्वेश्चन था। देखिए, हमारे पास ब्राइट शब्द है, ठीक है, कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करोगे। तो सबसे छोटा तो हमारा बी है, बी से बड़ा जी है, जी से बड़ा एच है, एच से बड़ा आई है, आई से बड़ा आर है, और सबसे बड़ा टी। तो कहता है कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। आप खुद भी फील कर सकते हो कि बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और टी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी 2 लेटर ऐसे हैं जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लगा सकते हैं, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए, W की वैल्यू 23 होती है और 22 होती है, एक की कमी। 17 से 16 एक की कमी, 14 से 13 एक की कमी, यानी पूरे फंक्शन में एक कम हो रहा है। तो देखो, 6 में एक घटाएंगे तो 5 आना चाहिए था, यहां खत्म। 20 में एक घटाएंगे 19, 7 में एक घटाएंगे 6, और 9 में एक घटाएंगे 8। यही सी नंबर आंसर होगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक न्यूमेरिक सीरीज दिया गया है, पूछता है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं। सम संख्या का मतलब उसे इवन नंबर चाहिए, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक वर्ग हो और ठीक बाद में एक सम संख्या चाहिए, ठीक है। एक को भी पूर्ण वर्ग ही मानना है। चलो, यानी सबसे पहले हम स्क्वायर को ढूंढते हैं, उसके बाद 2 इवन चाहिए। तो देखिए, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये नहीं, ये स्क्वायर है, लेकिन इसके बाद लगातार 2 सम संख्याएं नहीं है। ये स्क्वायर है, लेकिन इसके बाद 2 संख्या नहीं है। ये स्क्वायर है, लेकिन इसके बाद 2 सम संख्या नहीं है। अब देखिए, फिर चले, ये स्क्वायर है, इसके बाद 2 सम संख्या है। ये स्क्वायर है, लेकिन 2 सम संख्याएं फिर मिल रही हैं। ये भी स्क्वायर है, लेकिन 2 सम संख्याएं नहीं है। ये स्क्वायर है, लेकिन 2 सम संख्याएं नहीं है। यानी बस 2 ही जगह ऐसा मिल सकता है जहां एक स्क्वायर के बाद आपको 2 सम संख्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि हमने एक को भी क्या किया है? पूर्ण वर्ग में इंक्लूड कर दिया है। अगर एक को हम पूर्ण वर्ग में इंक्लूड नहीं करते तब भी ये आंसर 2 ही होता है, क्योंकि एक भी क्या होता है? तो एक का वर्ग एक ही होता है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। देखिए क्या कहता है, एक निश्चित संख्या में, कैसी संख्या में?
तो एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। चलिए, आर पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो पी के दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जो होगा वो आर के लिए होगा। क्यू आर और एम दोनों के बगल में है, तो क्यू ऐसा शख्स है जिसको एक तरफ से आर और एक तरफ से एम कवर करने वाला है। अब सोचो, क्यू को यहां रख के एम यहां भी रख सकते हैं, या क्यू को यहां रख के एम यहां भी रख सकते हैं, दो कंडीशन। अब फिर कहता है एम पी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो एम जब पी के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, इसका मतलब फिक्स हो गया यहां क्यू और यहां एम को रखिए, तभी आपकी अरेंजमेंट आगे बढ़ सकती है। एम और टी के बीच में ठीक 4 व्यक्ति हैं, तो देखो 1 2 3 4 व्यक्ति छोड़ के यहां टी रख नहीं सकते, तो 1 2 3 4 व्यक्ति छोड़कर और यहां हमें जगह देना होगा टी को। अब कहता है यदि पंक्ति में और कोई व्यक्ति नहीं बैठा, तो पंक्ति में कितने लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 लोग पंक्ति में बैठे हैं बच्चे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बी को करेंगे। ये सिटिंग के साथ रैंकिंग को जोड़ा गया है। देखिए, उत्तर की ओर मुख करके कुछ लड़के खड़े हैं। कहां मुख करके खड़े हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके कुछ लड़के खड़े हैं। कितने लड़के हैं स्पष्ट नहीं है। अब कहता है विक्रम बाएं सिरे से 11वें स्थान पे है, यानी 11 नंबर पोजीशन पे कौन मिलने वाला है, विक्रम मिलने वाला है। उसका दोस्त आदित्य दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे कौन है, आदित्य है तीसरे स्थान पे। अब कहता है विक्रम और आदित्य के बीच 14 व्यक्ति खड़े। देखिए, जब बिटवीन राइट और लेफ्ट दोनों से बड़ा हो जाए, बिटवीन राइट और लेफ्ट दोनों से बड़ा हो जाए, तो ओवरलैपिंग की क्रिया संभव नहीं हो सकती। ठीक है, तो विक्रम और आदित्य के बीच कितने लोग हैं, तो 14 लोग। अब पूछ रहा है टोटल भैया बता दो कितने होंगे, तो 11 इधर, 14 इधर और 3 इधर। 14 3 17, 17 10 27 1 28, यानी यहाँ टोटल 28 लोग खड़े हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखोगे, जब भी बिटवीन की प्लेस वैल्यू राइट और लेफ्ट से बड़ी हो जाएगी, तो वो ओवरलैप नहीं कर सकेगा। उस सिचुएशन में टोटल निकालने के लिए बस तीनों डाटा को जोड़ दीजिएगा। बिटवीन की वैल्यू अगर राइट और लेफ्ट से बड़ी हो गई है, तो ओवरलैप की क्रिया नहीं होगी। वहां आप तीनों को जोड़ दीजिएगा, आपके आंसर प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाए। देखो, इनटू का अर्थ क्या है, तो सर डिवीजन है, तो जहां भी इनटू दिखता है भैया वहां डिवीजन लगा लो। डिवीजन का अर्थ प्लस है, तो जहां भी डिवीजन दिखता है प्लस कर लो। प्लस का अर्थ माइनस है, तो माइनस कर लो, और माइनस का अर्थ इनटू है, तो इनटू कर लो। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 684 माइनस, इसको काटेंगे ना, 19 का 19 बच गया 3, 19 दूना 38, खत्म हो गए। 19 का 19, 20 21 22, 19 दूना 38, तो माइनस कितना 12। और अब ये ब्रैकेट जैसे ही खत्म होगा तो नीचे कितना आएगा 21, और प्लस कितना, इनटू को डिवीजन से, अच्छा पहले ब्रैकेट सॉल्व करने दीजिए, फिर गेम आसान हो जाएगा। चलिए, इन डिवीजन डिवाइडेड बाई 21 और प्लस 4। सबसे पहले इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। देखिए 2 इंटू 4 में से 2 गया, बचा 2, 8 में से 1 गया 7, और ये 6, और नीचे हम लोग रखे 21 और प्लस किए 4। तो देखो तो कटेगा क्या, 20 के टेबल में 20 तिहाई 60, ना 20 दहिया कितना हो जाएगा 210,
484 में से 12 तो 72 हो गया। डिवीजन रखे हैं, 21 से कट नहीं रहा है। डेसिमल में अप्रॉक्स आंसर मांगेगा। वाट के प्लेस पे क्या चाहिए? डिवीजन को हम लोग प्लस में चेंज किए। चलिए काटने की तो कोशिश कर ही लेंगे। 672 है, 21 तिया 63। ओहो, 21 दूना 42 कटेगा जी। किससे कटा? तो 42 टाइम में। 42 दूना कितने हो गए? 84 और प्लस 4 करेंगे। 40 दूना 80, 84 और 4। आंसर क्यों नहीं आ रहा है भैया? दो माइनस का अर्थ है गुना। 684 प्लस का अर्थ है माइनस। 228 गुना का अर्थ है भाग। 19 डिवाइडेड बाई 21 और भाग का अर्थ है प्लस। चलिए काटते हैं। 19 का 19, 19 दूना 38, 20 21 22, 19 दूना 38 कट गया 12 बार में। 2 गुने 684 से 12 निकालेंगे तो 672 हो गया। खत्म हुआ ब्रैकेट। 672 बटा कितना? 21 प्लस कितने बार में काटे थे बच्चे? 32 बार में ना। 32 दूना 64 और प्लस 4 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 68। हम लोग 44 लिख दिए थे इसीलिए भाग गया था। आगे चलते हैं। कहते सर 13 सितंबर 2023 को बुधवार है तो 30 अगस्त 2030 को कौन सा दिन हो? तो देखिए हमें पहले कहां पकड़ना है। तो 13 सितंबर 2023 की वो बात कर रहा है कि वेडनेसडे है, और जाना कहां है? तो हमें 30 अगस्त 2030 तक पहुंचाना है डेट को। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम 13 अगस्त को ही बैलेंस कहां तक कर लेते हैं, तो 30 अगस्त और 2023 तक पहले इसको बैलेंस कर देते हैं, जिससे काम हमारा आसान होगा। तो देखिए अगस्त में बचा एक दिन और सितंबर में 13 दिन, तो 13 1 14। अगस्त में एक दिन और सितंबर में 13 दिन, तो 13 1 14, 14 का मतलब 0, यानी फिर से यहां आ गया वेडनेसडे। अब हमारा डेट भी बैलेंस हो चुका है और हमारा मंथ भी बैलेंस हो चुका है। दोनों के साल के बीच में 7 साल का अंतर। इस 7 साल में एक 24 एक 28, 2 लीप ईयर जाने हैं। तो 7/7 किए तो 7 से 7 कटा, 2 बचा। हमें 2 दिन आगे जाने होंगे तो थर्सडे छोड़कर फ्राइडे मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल है। अगर आप नहीं चाहते हो कि इतना लिखें तो देखो पहले पीछे जाते हैं। अगस्त में एक दिन, सितंबर में कितना? 13 दिन, तो 13 1 14 ये पीछे। अब आगे गए 7 साल और लीप ईयर मिला 2 साल। ठीक है, देखो 13 1 14, 14 का मतलब कैंसिल, 7 का मतलब कैंसिल, बचा प्लस में 2। तो कहां से? तो वेडनेसडे से हम 2 दिन आगे जाएंगे, तो थर्सडे छोड़कर क्या हो जाएगा? तो फ्राइडे। यानी डायरेक्ट आप इतना से भी इस क्वेश्चंस को बना सकते हो, अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो तो। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज दिखता है। ठीक है, तो 2 से 6 होने का मतलब 4 बढ़ा, 6 4 10 बढ़ गए, 10 और 4 14 हो गए, तो 14 और 4 18 होंगे,
यानी लास्ट जो है वो 18 चाहिए, यानी लास्ट में आर चाहिए। ये तो खत्म हो गया। अब देखिए यहां से एक सीरीज और निकलता है, ध्यान देखो, ई से जी, जी से आई से के से ये निकल गया ना। तो कितना, तो -2 किए होंगे तो 5 आया होगा, 9 में से -2 किए होंगे तो 7 आया होगा, 11 में से -2 किए होंगे तो 9 आया होगा। तो यहाँ 11 आने के लिए 2 माइनस किए होंगे तो किस में, तो 13 में, यानी पहला लेटर हमको 13 चाहिए। तो एम आर किस में है, तो ए नंबर ऑप्शन में नहीं है, डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। कितना नंबर बाबू, फिर से बताएं, नंबर बताइए तब हम फिर से बता पाएंगे, बिना नंबर के हम फिर से नहीं बता पाएंगे। ये वाली क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं था ना। देखो 13 सितंबर को बुधवार दे रखा है ना, और हमें 30 अगस्त तक जाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेट और मंथ को बैलेंस कर लेंगे। तो 13 सितंबर को हम 30 अगस्त में बैलेंस करेंगे। तो 13 दिन हमें सितंबर में पीछे जाना होगा और 1 दिन अगस्त में पीछे जाना होगा, यानी 14 दिन पीछे जाना होगा। 14 दिन का मतलब 0, यानी कि 13 सितंबर को जो दिन था वही 30 अगस्त को दिन होगा, यानी वेडनेसडे। अब 30 अगस्त से 30 अगस्त कैंसिल हो गया और दोनों साल के बीच में 7 साल का अंतर आया। 2 ही लीप ईयर मिलेगा, एक 24 और एक 28। 7 2 9/7 किए तो शेषफल 2 बचा, इससे 2 दिन आगे बढ़ गए तो शुक्रवार आ गया। तो इतना क्यों लिखे, हमने डायरेक्ट कहा कि सर देख लो, पहले 13 सितंबर को अगर 30 अगस्त तक ले जाओगे तो आपको पीछे जाना होगा। तो कितना पीछे जाना होगा, तो अगस्त में 1 दिन और सितंबर में 13 दिन, 13 1 14 दिन पीछे। तो 7 का गुणज पे आया तो कट गया। अब दोनों साल में कितने साल का अंतर, तो 23 से 30 जाने में 7 साल का अंतर, तो 7 का गुणज आया, कट गया। दोनों में लीप ईयर कितने मिलेंगे, तो 24 28 2 लीप ईयर, बस 2 दिन आगे जाना है। तो वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ दिए, फ्राइडे हो गया। बस इतना छोटा काम करके अब कैलेंडर को ऑलवेज बना सकते हो, कभी भी फंसता नहीं है। कुछ नहीं किया, देख लो, 4 और 5 को जोड़ दिया तो 5 4 9 हो गए, और 2 से गुना कर दिया तो 9 दूना 18 हो गए। इसी तरह से 7 और 3 को जोड़ दिया, 7 3 10 हो गए, 10 को 2 से गुना कर दिया तो 20 हो गए। अब कहता है हूबहू ढूंढिए कहाँ है। तो देखिए 8 7 15, 15 दूना 30, खत्म। 6 2 8, 8 दूना 16, मिल गया। 6 + 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो आंसर सी को लगाएंगे। जितना भी इरेजर था, इसमें से कुछ इरेजर जो थे ना वो पेपर थे, कुछ पेपर क्लिप थे, और सभी क्लिप जो थे वो बाल थे। अब देखो कहता है सभी पेपर बाल है। पेपर का कुछ हिस्सा तो बाल दिख रहा है, लेकिन सभी पेपर बाल नहीं दिख रहा है। कुछ इरेजर क्लिप है। देखिए इरेजर का कुछ हिस्सा क्लिप बिल्कुल नहीं दिखता है, तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए को लगा लेना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखो पहले 2 डॉट, फिर 4 डॉट, फिर से 6 डॉट, और फिर से 8 डॉट। तो अब तो 10 डॉट होगा ना, ठीक है। तो देखिए 4 4 8 डॉट खत्म, 2 2 4 6 6 12 डॉट खत्म। इसमें कितने हैं, तो 8 है, इसमें 12 है, खत्म। यहाँ 4 4 8 ही है, खत्म। यही डी नंबर आंसर हो गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 315 तिया 45 -1, 8 तिया 24, 6 तिया 18 -6, 9 तिया 27, 9 तिया 27 -1। देख लो बच्चे, कुछ नहीं किया है। 115 है, 3 से गुना कर दिया, ठीक है।
5 तिहाई 15 का 5 हाथ में एक, 11 तिया 33 और एक 34, यानी कि 345 आने चाहिए थे। इसमें से एक की कमी करता है तो 344 हो जाता है। बी नंबर में देखो 99 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2, 9 तिया 27, 28 29 माइनस 1 कर दे 296 दे रखा है। सी में देखो 86 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 8 तिया 24 1 25 258। इसमें से अगर हम एक माइनस करते तो 257 मिलता, लेकिन यहां दे क्या रखा है तो 252 दे रखा है। यही अदर से क्या है, डिफरेंट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारी सभा बर्खास्त होती है। आपका आगे साइंस का डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू कल होगा। अच्छा, कल आपकी डिस्कशन होती है। तो चलिए आज की सभा यही हमारी बर्खास्त होती है। अगला जो भी डिस्कशन होगा वो आपकी कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेगी। तो चलिए बच्चे, सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।